हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर देख रहे हैं। 3rd चैप्टर इससे पहले हमने लोकतंत्र क्यों और कैसे पढ़ा था 9th क्लास का। इसमें इस लेसन में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संविधान की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले संविधान है क्या। किसी भी संगठन को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए या फिर एक परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून जरूरी होते हैं। एक परिवार भी बिना किसी नियम और कायदे कानूनों के नहीं चल सकता। या एक कोई संगठन है, कोई संस्था है, वो जब तक उसके नियम नहीं होंगे चलाने के तब तक उसका चलना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार देश को चलाने के लिए भी कुछ ऐसे नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है जिसको संविधान का नाम दिया गया। हमारे देश का अगर हम जिक्र करें तो आज़ादी के तुरंत बाद ऐसे हलचलें हमने देखी हैं किस तरह से भारत को आज़ादी मिली। यानी कि 14 अगस्त की और 15 अगस्त की रात को किस प्रकार दो गुट बना दिए गए, दो देश बना दिए गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। किस प्रकार आवागमन को लेकर लाखों लोग मारकाट में मारे गए, खूनी संघर्ष हुए और काफ़ी कई वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत को बिल्कुल सामाजिक तौर पर, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि जो स्थिति भारत की उस समय थी बहुत दयनीय थी। आज़ादी के तुरंत बाद देश को संभालने के लिए कुछ ऐसे हमने कानून और नियमों की आवश्यकता थी ताकि भविष्य में इस प्रकार का हमने कोई संकट या समस्या का सामना ना करना पड़े। और उससे निपटने के लिए भारत ने क्या किया, अपना एक संविधान तैयार किया। इससे पहले भारत का अगर हम जिक्र करने से पहले हम दक्षिण अफ्रीका पर चलते हैं। सबसे पहले संविधान क्या है, ऐसा अगर हम भारत का संविधान का जिक्र करें तो संविधान भारत का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें भविष्य के लिए कायदे और कानून तय किए गए। जैसे मान लीजिए 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, आज 2020 है, आज भी भारत अपने उसी परंपरा पर चला हुआ है, संविधान के अकॉर्डिंग चला हुआ है। तो अगर हम यहाँ एक स्टोरी है बुक के आधार पर, जब एनसीईआरटी की बुक हम शुरू करेंगे, आपने दक्षिण अफ्रीका का संविधान देखा है। दक्षिण अफ्रीका एक छोटा सा देश है। दक्षिण अफ्रीका छोटा सा देश है जहां पर रंग-भेद की नीति है। रंग-भेद की नीति है, यानी कि ये भी देश क्या है, यहां पर काले लोगों का क्या बहुसंख्यक है, काले लोग यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा है। ये भी भारत की तरह गुलाम हुआ और धीरे धीरे वहां पर भी अंग्रेजों ने अपना उत्तरदायित्व स्थायी किया। यानी कि अंग्रेज लोग वहां रहने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, श्वेत और अश्वेत में क्या हो गया, टकराव हो गया गोरे और कालों में। यानी कि गोरे और कालों में टकराव हो गया। इसकी जो व्यवस्था है जो कि तो भारत के साथ मिलती है, जो परिस्थितियां इसकी वो भारत के साथ मिलती हैं। जो चीजें भारत में हुई आजादी से पहले वही चीजें यहां पर भी हुई। यहां पर गोरे लोगों को और काले लोगों के अलग अलग से व्यवस्थाएं थी, होटल अलग थे, स्कूल अलग थे, निवास स्थान अलग अलग थे। इनको गोरे लोग जो है तुच्छ समझते थे काले लोगों को, और उनको बराबर के अधिकार नहीं थे, भेदभाव किया जाता था। तो उन्होंने अंत में क्या किया, जैसे भारत में था, भारत में भी तो लोगों को छूत अछूत समझा जाता था। उनको कह सकते हैं उनके साथ बातें करना या अलग अलग मारपीट करना, भेदभाव करना भारतीय लोगों के साथ, ये अंग्रेजों ने जो है भारत में भी ऐसा ही किया था। लोगों ने छुटकारा पाने के लिए भारत में भी और दक्षिण अफ्रीका में भी क्या किया, संघर्ष किया, क्रांतियां हुई। जैसे हमारे देश में 1947 से पहले अनेक बलिदान दिए नौजवानों ने, राष्ट्रवादी नेताओं ने अनेक क्रांतियां की। वहां पर भी इसी प्रकार का क्या सिस्टम, अफ्रीका में भी आजादी पाने के लिए या रंग-भेद की नीति को खत्म करने के लिए ऐसा ही जो है जन संघर्ष का सहारा लेना पड़ा। और यह इस संघर्ष में हम सबसे पहले वहां के जो राष्ट्रपति, बाद में राष्ट्रपति रहे, नेल्सन मंडेला का जिक्र आता है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से रंग-भेद को खत्म करने के लिए 28 वर्षों तक जेल में रहे। वह किसी ना किसी तरह जो है इसको जो रंग-भेद की नीति को खत्म किया जा सके। ये 26 अप्रैल 1949 को जो है आधी रात को आज़ादी मिली। 1949 में इसको आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद जो है रंग भेद की जब नीति खत्म हुई तो नेल्सन मंडेला को देश के राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया गया।
ठीक है। तो यहाँ के दक्षिण अफ्रीका की जो कि तो जो है भारत के साथ परिस्थितियां मिलती है, इसलिए हमने इसका उदाहरण दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है भारत का। भारत का अगर हम जिक्र करें, इससे पहले हमने जिक्र किया है कि संविधान क्यों जरूरी है। अगर संविधान ना हो क्या तब भी काम चल सकता है? नहीं। भारत जैसे देश, विशाल देश में अनेक जाति धर्मों के लोग रहते हैं, तीज त्योहार अलग अलग मनाते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। इनको जोड़कर रखना, एकता स्थापित करना, ताकि फिर कोई पाकिस्तान ना निकल जाए, फिर कोई पाकिस्तान जो है देश में से टुकड़े होकर ना बने, उससे रोकने के लिए हमने संविधान की जरूरत पड़ी। यहाँ पर अमीर गरीब, कोई जाति धर्म, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, बराबर के अधिकार दिए गए हैं। तो एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया जिसको जो है संविधान का नाम दिया गया। और भारत का संविधान जो है लिखित है और अद्भुत है। दुनिया में, दुनिया के अधिकतर जो देशों के संविधानों से जो अच्छी अच्छी चीजों को भारत के संविधान में शामिल किया गया, जैसे मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया, संसदीय सिस्टम को जो है ब्रिटेन से लिया गया है। इसी प्रकार जो अच्छी अच्छी चीजें हैं दूसरे से कह सकते हैं देशों के संविधानों से ली गई हैं। तो भारत में है, भारत में संविधान निर्माण किया गया और एक संविधान सभा तैयार की गई, संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा। इसमें लगभग 299 सदस्य थे। ये आजाद भारत के थे। 1946 में, दिसंबर 1946 में इनकी पहली बैठक हुई और लगभग 1946 में पहली बैठक हुई। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इनमें बनकर भारतीय संविधान लगभग नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ। यानी कि संविधान सभा के इतने सदस्यों ने, इनका संविधान सभा का चुनाव हुआ 1946 में, पहली मीटिंग भी 1946 में हुई और इन 299 सदस्यों ने देश की बिल्कुल हर कोने से प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को शामिल करके हर चीज पर सलाह मशवरा करके 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान को तैयार किया गया। इसमें किसी प्रकार के किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ऐसे कानून और नियम जोड़ दिए गए। और इसमें अनेक प्रकार को शामिल किया गया, जैसे मौलिक अधिकार है, हमने पहले भी जिक्र किया है कि मौलिक अधिकार शामिल किए गए। प्रत्येक नागरिक जो भारत का नागरिक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, यानी कि पूरा का पूरा स्वरूप संविधान में लिखित रूप से दर्ज किया गया है। जैसे हमने मौलिक अधिकार पढ़ा है, मौलिक अधिकार है भारत में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। इससे पहले हमने अधिकारों का लेसन पढ़ा है, 6 मौलिक अधिकार। इसके अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक नागरिक अपनी नागरिकता या कह सकते हैं भेदभाव से बचाया जा सकता है। या फिर हमने सरकार के 3 अंग पढ़े हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसके अकॉर्डिंग सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। विधान पालिका में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, वो कानून बनाते हैं, कानून निर्माण करते हैं। ये इसमें सरकारी कर्मचारी आते हैं, ये लागू करते हैं। और इसमें हमारे कोर्ट आगे, सुप्रीम कोर्ट है, उच्च हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जो न्यायपालिकाएं हैं वो आ जाती हैं। ये इनका क्या काम करना है? रक्षा करना, ठीक है। भाई कानून बनाता कौन है? हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि जो संसद में बैठते हैं या लोकसभा में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, वो कानून निर्माण करते हैं। कार्यपालिका में कर्मचारी वर्ग आता है, सारा स्थायी और अस्थायी, वो क्या करते हैं? इन कानूनों को लागू करते हैं। और न्यायपालिका अगर कोई इन कानूनों को मानने से इनकार करता है तो कहां जाएंगे आप? कोर्ट जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हमने मौलिक अधिकार ले लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति के साथ संविधान में ऐसी चीजें लिखित रूप से है, वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पे नहीं लगाया जा सकता, या मनुष्य की भारत में खरीद और बेचा नहीं जा सकता मनुष्य को, वो क्या है? शोषण है। अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो न्यायपालिका में जा सकते हैं।
इसी प्रकार के अनेक प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको भारतीय संविधान में लिखित रूप से दर्ज किया गया है। अगर समय के अनुसार अगर संशोधन किया जाए, संविधान संशोधन क्यों किया जाए, यहां जिक्र है संविधान संशोधन का। वह आज हमारा 1947 से या 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1950 में। आज क्या है, 2020 है। अगर 2020 तक भारत 1950 से 2020 तक तो बहुत ज्यादा चेंज हो गए, बदलाव हो गए हैं, जनसंख्या बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी आई है, व्यापार को बढ़ावा दिया है, तो भारत ने अनेक तरक्की की है। उन तरक्कियों के साथ साथ क्या किया, संविधान संशोधन भी किया गया। संविधान संशोधन मतलब संविधान में बदलाव। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देता हूं कैसे बदलाव होता है। संसद करती है इसका बदलाव। संसद में कोई भी विधेयक पारित किया जाता है 2/3 बहुमत से, उसको यस या नो होता है। यस होता है तो लागू हो जाएगा, नो होता है तो वो कट जाएगा। जैसे जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 21 वर्ष थी वोट डालने की आयु। 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इस वोट डालने की आयु को क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। समय की मांग थी कि हमने टाइम के अकॉर्डिंग इसको कम करना है, तो इस समय की मांग के अनुसार उसको क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। संविधान संशोधन है। इस प्रकार लगभग 1950 से 2020 पिछले कह सकते हैं तक लगभग 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। यानी कि समय के अनुसार इसमें बदलाव, समय कह सकते हैं कि बदलाव जो है जरूरी है, समय के अकॉर्डिंग बदल जाना। इसके बाद आता है भारतीय संविधान लागू होने के बाद इससे पहले इसमें एक प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना यानी कि संक्षिप्त रूप है संविधान का। उसमें हमने अगर जिक्र किया गया कि हम भारत के लोग क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या हम भारतीय हैं। संविधान के अकॉर्डिंग भारत में कोई जाति धर्म मजहब नहीं है। संविधान के अकॉर्डिंग प्रत्येक नागरिक जो भारत का है वो भारतीय है, नागरिक है, वो उसकी कोई धर्म जाति मजहब कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या है, वो भारतीय है और भारतीय होने के नाते उसको सारी फैसिलिटी संविधान ने दी है। कोई धर्म जाति मजहब नहीं है, कोई नहीं जानता भी उस जाति का है उस धर्म का नहीं, कोई ऐसी चीज संविधान में लिखित रूप से नहीं है। सिर्फ क्या है, भारतीय। हम भारत के लोग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं, समाजवाद यानी कि हमने समाज में मिलजुल कर रहना है, बिना किसी भेदभाव के समाज को मजबूत करना है, बिना किसी टकराव के, बिना किसी भेदभाव के। धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता में क्या आ गया कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में जो भारत का नागरिक है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहां मर्जी जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है भारत में कि आपने मंदिर नहीं जाना है, आपने मस्जिद नहीं जाना है, आपने गुरुद्वारे नहीं जाना है। तो भारत में खुली छूट है। दुनिया के अधिकतर देशों में अगर आपने वहां की नागरिकता प्रदान करनी है तो वहां पर किसी एक विशेष धर्म को मानना होगा, लेकिन भारत में इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत देश है, यहां पर आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसके बाद आता है प्रभुसत्ता संपन्न है। प्रभुसत्ता संपन्न है। इसमें आता प्रभुसत्ता संपन्न में कि पहले जब भारत गुलाम था उस समय देश की कानून व्यवस्था या शासन व्यवस्था किसके हाथों में थी, अंग्रेजों के हाथों में, और अंग्रेज ही सारा शासन व्यवस्था चलाते थे, सारे फैसले अंग्रेज करते थे। लेकिन भारत अब क्या हो गया, आजादी के बाद प्रभुसत्ता संपन्न हो गया, जो अपने फैसले खुद ले सकता है। जनता अपने अकॉर्डिंग जो शासन व्यवस्था चलाती है, सरकार बनाती है, और वो सरकार जो प्रतिनिधि है जनता के, वो सरकार के फैसले लेते हैं। जहां पर जनता अपने फैसले स्वयं ले या सरकार अपने फैसले स्वयं ले, देश अपने फैसले स्वयं ले, वो क्या है, प्रभुसत्ता संपन्न है। यहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुता,
भाईचारा यहाँ सभी क्या है, स्वतंत्र है, देश के किसी भी हिस्से में घूम फिर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, निवास स्थान बना सकते हैं। समानता क्या है, वह कोई विशेष धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है, स्त्री पुरुष के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि खुले रूप से सभी क्या है, भारत के नागरिक समान है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। बंधुता भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो ये क्या है, सब भाई भाई है। यहाँ पर बंधुता भाईचारे का पाठ जो है प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था संविधान निर्माण। पूरा का पूरा लेसन पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा किस तरह से भारतीय संविधान सभा ने कौन कौन से विषयों को जोड़कर एक अच्छे संविधान का निर्माण किया है। क्योंकि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन कम नहीं होते संविधान को तैयार करने में। इस देश के प्रत्येक मुद्दे पर जिक्र करके, उनको मत जान करके पूरी पब्लिक का वह क्या क्या जनता क्या चाहती है, कैसा संविधान निर्माण किया जाए और किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाए। तो ये हमारा आज का लेसन था संविधान निर्माण। आशा करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई ना समझ में आए तो मेरा पर्सनल नंबर है, वहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी निसंकोच वहाँ से आप जो है पूछ सकते हैं, कोई चीज़ ना समझ में आए। ऐसा नहीं है भाई, ये आसानी लेसन है, जब NCERT की आप बुक पढ़ेंगे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।